तो मिडीवल इंडिया यानी कि मध्य युग के भारत की डायनास्टीज में अब हम देखेंगे द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के राज्य। द स्टेट्स लोकेटेड इन द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा आर कॉल्ड सदर्न स्टेट्स, यानी कि मध्य युग के समय काल में जो नर्मदा रिवर है उसको उस तरह से देखा जाता था कि वो इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करती थी। नर्मदा रिवर के उत्तर में जो प्रदेश है उसे हम नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत के नाम से जानते हैं, और नर्मदा रिवर के दक्षिण में जो प्रदेश है उसे हम दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं। इन द 8th century many small and large dynasties became independent इन साउथ इंडिया एज वेल एज नॉर्थ इंडिया। तो 8th सेंचुरी में जब फ्यूडल पावर्स जो थे वो राइज हो रहे थे, जो भी राजाओं के सामंत हुआ करते थे उन्होंने अपना स्वतंत्र साम्राज्य एस्टैब्लिश कर लिया था और वहां पर उन्होंने खुद का शासन शुरू कर दिया था। तो काफी सारे इंडिपेंडेंट डायनास्टीज उस समय पर इमर्ज होती हैं, नॉर्थ इंडिया में भी, उसी तरह साउथ इंडिया में भी। लेट्स ऑब्टेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द डायनास्टीज लाइक चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, पांड्य एंड चेर। तो यहाँ पर हम साउथ इंडिया की डायनास्टीज में पढ़ने वाले हैं चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, पांड्य और चेर डायनास्टी के बारे में। सबसे पहले जो चालुक्य डायनास्टी है उनकी तीन शाखाएं हुआ करती थी। सबसे पहली बादामी के चालुक्य, दूसरी वेंगी के चालुक्य और तीसरी शाखा कल्याणी के चालुक्य। तो सबसे पहले जब वातापी या बादामी के चालुक्यों का शासन होता है, जब उनका शासन कमजोर हो जाता है तो उसी रीजन में रूल करते हैं राष्ट्रकूट डायनास्टी के शासक, और राष्ट्रकूट जब वहां पर कमजोर हो जाते हैं तो उसी रीजन में चालुक्यों की तीसरी जो शाखा है कल्याणी के चालुक्य, वे वहां पर रूल करते हैं। उसके अलावा जो वेंगी के चालुक्य है वो वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य के रीजन में हुआ करते थे। और ये जो काफी सारी यहाँ पर डायनास्टीज है जैसे कि चालुक्य, चोल, पांड्य और चेर, ये मध्य युग के समय काल के पहले के समय में भी ये लोग शासन कर चुके थे। कुछ वर्षों तक इनका शासन वहां पर नहीं रहा था, पर मध्य युग में मिडीवल पीरियड में ये फिर से उभर कर आते हैं और अपने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करते हैं। जबकि पल्लव जो थे उनका बिफोर क्राइस्ट के समय काल का कोई इतिहास नहीं मिलता है। तो मध्य युग में पहली बार इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, पर वे ताकतवर हुए और उन्होंने भी काफी ज्यादा साम्राज्य विस्तार किया था। उसके अलावा है चोल डायनास्टी। चोल डायनास्टी अपनी नेवल पावर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है भारतीय इतिहास में। भारत में सबसे पहले एक शक्तिशाली नेवी का गठन चोल डायनास्टी के समय काल में ही हुआ था। समंदर के रास्ते ये जहाजों के द्वारा और देशों में जाया करते थे, काफी ज्यादा इनका व्यापार था। उसके अलावा इन्होंने श्रीलंका और दूसरे रीजन में साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया तक काफी सारे रीजन को जीत कर अपने शासन के अधिकार में लिया था। उसके अलावा पांड्य डायनास्टी की बात करें तो संगम काल में जितने भी अलग अलग डायनास्टीज के जो विद्वान थे उनकी जो बैठकें होती थी, पांड्य डायनास्टी की जो राजधानी थी मदुराई, उसी में संगम काल की कई सारी बैठकें आयोजित हुई थी। उसके अलावा चेर डायनास्टी, जो वर्तमान में हम मलयालम यानी कि केरला का प्रदेश देखते हैं, मध्य युग के समय काल में चेर डायनास्टी का वहां पर शासन हुआ करता था। अब हम सबसे पहले देखते हैं चालुक्य डायनास्टी के बारे में। चालुक्यस ऑफ बादामी। इस डायनास्टी में जयसिंह, पुलकेशी फर्स्ट, कीर्तिवर्मन फर्स्ट, मंगलेश और पुलकेशी सेकंड जैसे कई शक्तिशाली शासक हुए। द फर्स्ट किंग ऑफ चालुक्य डायनास्टी वॉज किंग जयसिंह इन 540 एडी। तो चालुक्य डायनेस्टी के सबसे प्रथम शासक हुआ करते थे मिडीवल पीरियड में राजा जयसिंह, जिन्होंने अराउंड 540 चालुक्यस ऑफ बादामी शाखा की शुरुआत की थी। वातापी वॉज मेड द कैपिटल एंड अ सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय पुलकेशी फर्स्ट। तो राजा जयसिंह ने जब शासन शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया, और बाद में चलकर पुलकेशी फर्स्ट के समय काल में इनकी डायनास्टी का काफी ज्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ। उन्होंने काफी सारे प्रदेश जीते और एक स्वतंत्र और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। चालुक्य जो थे वो पहले वाकटका डायनास्टी के सामंत हुआ करते थे और बाद में चलकर धीरे धीरे ये शक्तिशाली हुए और पुलकेशी फर्स्ट के समय काल में
इन्होंने स्वतंत्र शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। दिस डायनास्टी इज नोन एज चालुक्य डायनास्टी ऑफ वातापी, प्रेजेंट डे बादामी। In this dynasty, there were important rulers like कीर्तिवर्मन, पुलकेशी फर्स्ट एंड पुलकेशी सेकंड। तो चालुक्यों की क्योंकि अलग अलग तीन शाखाएं रही हैं, तो उन्हें हम किस तरह से जानते हैं? उनकी जो राजधानी हुआ करती थी, उनके नाम से हम तीन शाखाओं के अलग अलग नाम जानते हैं, जैसे कि द चालुक्यस ऑफ वातापी, द चालुक्यस ऑफ वेंगी, द चालुक्यस ऑफ कल्याणी। तो चालुक्यों की जो ये सबसे पहली शाखा है, जिनकी राजधानी वातापी हुआ करती थी, जिसका प्रेजेंट डे नेम बादामी है, तो इन्हें हम वातापी के चालुक्यों के नाम से जानते हैं। इस डायनेस्टी में काफी इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए, जैसे कि कीर्तिवर्मन, पुलकेशी फर्स्ट और पुलकेशी सेकंड। तो पुलकेशी फर्स्ट ने, जो इनके पूर्वज सामंत हुआ करते थे, उनसे अलग होकर एक शक्तिशाली स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके अलावा पुलकेशी सेकंड इस डायनेस्टी के सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली शासक होते हैं। वातापी के चालुक्यों ने ही बादामी में काफी सारे स्थापत्यों का निर्माण भी किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बादामी केव्स, और यहीं पर इन्होंने केव टेम्पल्स का भी निर्माण करवाया है। पुलकेशी फर्स्ट के बाद जब मंगलेश शासक बनते हैं, तो उन्होंने भी काफी सारे राज्य विस्तार किए था। उसके अलावा उन्होंने काफी सारे स्थापत्यों का निर्माण भी करवाया था। और जब पुलकेशी सेकंड शासक बनते हैं, तो उन्होंने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। पुलकेशी सेकंड ने ही आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, उसको जीत कर वहां का प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया था, और अपने ही एक भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासन उसके हाथ में सौंप दिया था। तो उसी समय काल में जो चालुक्यों की दूसरी शाखा है, द चालुक्यस ऑफ वेंगी, उसकी स्थापना आंध्र प्रदेश के उसी रीजन में वेंगी के चालुक्यों के नाम से होती है, जिसके प्रथम शासक बनते हैं विष्णुवर्धन, जो कि पुलकेशी सेकंड के ही भाई हुआ करते थे। इसके अलावा पुलकेशी सेकंड के समय इनके समकालीन पल्लव भी हुआ करते थे। तो जो पल्लव शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, इन पे पुलकेशी सेकंड ने आक्रमण किया और महेंद्र वर्मन को पराजित करके जो पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी कांची, उसे अपने अधिकार में कर लिया। और उस वक्त पुलकेशी सेकंड ने उपाधि धारण की थी कांची कोंड की। कोंड यानी कि विजेता होता है। तो कांची पे जब इन्होंने विजय प्राप्त की, तो पुलकेशी सेकंड ने कांची कोंड की उपाधि धारण की थी। पर बाद में चल वहां पर महेंद्र वर्मन के बाद जब नरसिंह वर्मन शासक बनते हैं, तो उन्होंने भी पुलकेशी सेकंड के साथ संघर्ष किया, और उस युद्ध में नरसिंह वर्मन विजयी होते हैं पुलकेशी सेकंड के सामने। पट्टदकल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यह जो पट्टदकल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पर काफी सारे स्थापत्यों का निर्माण जो वातापी के चालुक्य से उनके शासनकाल के दौरान ही हुआ है। इन्होंने काफी सारे यहाँ पर मंदिर, उसके अलावा कई और स्थापत्यों का भी निर्माण करवाया है। उसके अलावा हम ऐहोल इंस्क्रिप्शन की बात करें, तो उस समय काल में पुलकेशी सेकंड समकालीन हुआ करते थे हर्षवर्धन के। तो हर्षवर्धन जैसे कि नॉर्थ इंडिया के रीजन के सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, और साउथ इंडिया रीजन में पुलकेशी सेकंड सबसे ताकतवर शासक हुआ करते थे। तो जब हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का और विस्तार करना चाहा, तो नर्मदा नदी के दक्षिण का प्रदेश दक्षिण भारत के तौर पे जाना जाता था। तो नर्मदा नदी के तट पर ही हर्षवर्धन और पुलकेशी सेकंड के बीच में भीषण युद्ध हो जाता है, और उस युद्ध में पुलकेशी सेकंड ने पराजित कर दिया था हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन के विरुद्ध युद्ध में पुलकेशी सेकंड ने जो जीत हासिल की थी, उसका वर्णन पुलकेशी सेकंड के राजकवि रवि कीर्ति ने ऐहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं ईस्टर्न चालुक्यस ऑफ वेंगी, यानी कि वेंगी के चालुक्यस। चालुक्यों की इस शाखा के संस्थापक माने जाते हैं विष्णुवर्धन, जो कि पुलकेशी सेकंड के भाई हुआ करते थे। When the power of Vatapi Chalukyas was weakened, one of their branches was established in the region between Krishna and Godavari rivers. आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि जो वेंगी के चालुक्यस है,
वह कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच का प्रदेश हुआ करता था। उसके अलावा आप मैप में और डायनास्टीज भी देख सकते हैं, जैसे कि काकतीय डायनास्टी, जो कि इनके ही रीजन में हुआ करते थे। उसके अलावा द वेस्टर्न चालुक्यस, यानी कि कल्याणी के चालुक्य, जो कि वातापी के चालुक्यों के बाद में शासन करेंगे। उसके अलावा होयसल डायनास्टी और चोल डायनास्टी को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस ब्रांच वॉज एस्टाब्लिश्ड बाय विष्णुवर्धन as these Chalukya rulers of East made Vengi their capital. They were known as Vengi Chalukyas. तो इस शाखा की स्थापना और इनके जो प्रथम शासक थे वे थे विष्णुवर्धन। क्योंकि ये भारत के मैप में आप देखें तो ये ईस्टर्न रीजन में है, यानी कि पूर्व दिशा में है, जबकि इनकी जो दूसरी शाखा है वो वेस्टर्न रीजन में यानी कि पश्चिम दिशा में है। तो क्योंकि ये ईस्ट में है तो ये ईस्टर्न चालुक्यस ऑफ वेंगी के नाम से भी जाने जाते हैं। और क्योंकि वेंगी इनकी राजधानी हुआ करती थी तो अपनी राजधानी के नाम से ये वेंगी के चालुक्यस के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसी तरह चालुक्यों की जो तीसरी शाखा है वेस्टर्न चालुक्यस ऑफ कल्याणी, लाइक वातापी एंड वेंगी, कल्याणी also had a branch of the Chalukya dynasty. These Chalukyas were known as the Chalukyas of Kalyani. तो जैसे वातापी और वेंगी में चालुक्यों की दो शाखाएं हुआ करती थी, उसी तरह कल्याणी में चालुक्यों की तीसरी शाखा की स्थापना होती है, जिन्हें हम कल्याणी के चालुक्यस के नाम से जानते हैं। और इस डायनेस्टी के संस्थापक माने जाते हैं तेलप द्वितीय। तो सबसे पहले जब वातापी के चालुक्यस जिस रीजन में रूल करते हैं उनमें काफी सारे शक्तिशाली शासक होते हैं, पर जब पुलकेशी सेकंड की डेथ के बाद वो डायनेस्टी कमजोर होती है तो अंत में एक समय पर कीर्तिवर्मन सेकंड जब वातापी के चालुक्यों के शासक बनते हैं तो जो राष्ट्रकूट शासक थे दंती दुर्ग, उन्होंने कीर्तिवर्मन सेकंड को पराजित करके उसी रीजन में राष्ट्रकूट डायनेस्टी के साम्राज्य की स्थापना की थी। पर एक समय पर काफी वर्षों बाद जब राष्ट्रकूट डायनेस्टी कमजोर होती है तो उनके जो अंतिम शासक थे कर्क सेकंड, उनको पराजित करके तेलप सेकंड ने उसी रीजन में चालुक्यों की दूसरी शाखा द वेस्टर्न चालुक्यस ऑफ कल्याणी की शाखा की स्थापना की थी। और एक और बात, जब राष्ट्रकूट वहां के शासक हुआ करते थे तो उनके सामंत हुआ करते थे परमार। बाद में जब राष्ट्रकूट कमजोर होते हैं तो परमारों ने भी अपने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करके साम्राज्य विस्तार किया था। तो जैसे राष्ट्रकूटों के साथ संघर्ष चल रहा था चालुक्यों का, राष्ट्रकूटों के बाद उसी रीजन में आ गए हैं परमार, तो परमारों का सीधा संघर्ष होने वाला था कल्याणी के चालुक्यों के साथ। और जब कल्याणी के चालुक्य के प्रथम शासक तेलप सेकंड शासन कर रहे होते हैं उस समय परमारों के शासक थे राजा मुंज। और मुंज राज और तेलप सेकंड के बीच में काफी सारे युद्ध होते हैं। कहा जाता है कि 6 बार राजा मुंज ने तेलप सेकंड को पराजित किया था, पर अंत में 7वीं बार तेलप सेकंड ने राजा मुंज को पराजित कर दिया और उन्हें कैद करके बंदी बनाकर वे अपने राज्य में लेकर आए थे, जहां पर बाद में चलकर उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरह इस डायनास्टीज के जो और वंशज हैं जैसे कि सत्याश्रय, तो परमारों में जब राजा मुंज के बाद सिंधु राज शासक बनते हैं तो सिंधु राज का संघर्ष होता है सत्याश्रय के साथ। और उसके अलावा जब परमारों में राजा भोज शासक बनते हैं तो उस समय पर कल्याणी के चालुक्यों के शासक होते हैं सोमेश्वर फर्स्ट। और सोमेश्वर फर्स्ट का सीधा संघर्ष होता है परमार नरेश राजा भोज के साथ। उसके अलावा दूसरी ओर जैसे कि चालुक्यों का संघर्ष साउथ के रीजन में चल रहा था पल्लव शासकों के साथ, तो अब उसी रीजन में पल्लवों को पराजित करके वहां पर शासन करने आ जाते हैं चोल। तो अब चोल राजाओं का भी सीधा संघर्ष हो जाता है कल्याणी के चालुक्यों के साथ। और सोमेश्वर प्रथम के समय राज राज चोल चोल डायनेस्टी के शासक हुआ करते थे और उनका भी इनके साथ संघर्ष देखा जाता है। तो इस तरह वातापी और वेंगी की तरह जो कल्याणी थी ये चालुक्यों की तीसरी शाखा हुआ करती थी। द पावर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी रोज when the चालुक्य डायनेस्टी डिक्लाइंड इन द साउथ। तो जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि वातापी के चालुक्य जब शक्तिशाली हुआ करते थे तो उस रीजन में उनका शासन था, पर जब वातापी के चालुक्य का शासन कमजोर होता है
तो उसी रीजन में राष्ट्रकूट डायनेस्टी का उदय होता है और राष्ट्रकूटों ने अपने स्वतंत्र साम्राज्य की वहां पर स्थापना की थी। इंद्र फर्स्ट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। गोविंद थर्ड वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो इंद्र फर्स्ट को राष्ट्रकूटों का प्रथम शासक माना जाता है, पर बाद में चलकर दंती दुर्ग ने, जो वातापी के चालुक्यों के अंतिम शासक थे, कीर्तिवर्मन सेकंड, उनको पराजित करके स्वतंत्र शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दंती दुर्ग को राष्ट्रकूटों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बाद में चलकर इसी डायनेस्टी में गोविंद थर्ड, कृष्ण सेकंड और कृष्ण थर्ड जैसे कई शक्तिशाली और ताकतवर शासक हमें देखने को मिलते हैं। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा निर्माण किए गए स्थापत्यों की बात करें तो उनमें से सबसे प्रसिद्ध है द कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि एलोरा केव्स में लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल है। इसकी खास बात यह है कि एक ही पहाड़ को काटकर, एक ही पत्थर में कार्विंग कर कर इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया है। कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि शिव जी को समर्पित है, इसका निर्माण कृष्ण फर्स्ट के शासनकाल के दौरान राष्ट्रकूट डायनेस्टी के शासकों ने करवाया था। उसके अलावा द जैन नारायण टेम्पल, जो कि पट्टदकल में स्थित है। तो वातापी के चालुक्यों ने पट्टदकल में काफी सारे स्थापत्यों का निर्माण करवाया था। अब पट्टदकल तो वैसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पर उसी रीजन में, उसी प्लेस पे जब राष्ट्रकूटों ने भी शासन किया तो इन्होंने भी पट्टदकल में काफी सारे स्थापत्यों का निर्माण करवाया है, जिनमें से एक है द जैन नारायण टेम्पल, जो कि कृष्ण सेकंड के समय काल के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद हम देखते हैं होयसल डायनेस्टी ऑफ द्वार समुद्र एंड यादव डायनेस्टी ऑफ देवगिरी। द्वार समुद्र के होयसल डायनेस्टी के संस्थापक माने जाते हैं नृपकाम सेकंड, जबकि यादव डायनेस्टी के जो वास्तविक रूप में साम्राज्य का स्थापना होता है वो होता है भिल्लम पंचम, यानी कि भिल्लम फिफ्थ के शासन काल में। टू स्टेट्स ऑफ द यादव डायनेस्टी एग्जिस्टेड अराउंड दिस टाइम। तो मध्ययुग के समय काल में यादव डायनेस्टी के दो राज्य हुआ करते थे, देवगिरी एंड द्वार समुद्र। द होयसल डायनेस्टी रूल्ड इन द्वार समुद्र एंड देवगिरी वॉज रूल्ड बाय द यादवास। तो यह जो दो स्टेट्स थे उनमें से द्वार समुद्र में जो होयसल डायनेस्टी थी, जो कि यादव डायनेस्टी में से ही इमर्ज होकर उभर कर आती है, तो होयसल्स द्वार समुद्र में शासन करते थे और यादव जो डायनेस्टी थी उन्होंने देवगिरी में शासन किया। द्वार समुद्र वॉज द कैपिटल ऑफ द होयसल्स एंड देवगिरी प्रेजेंट दौलताबाद वॉज द कैपिटल ऑफ यादवास। तो द्वार समुद्र जो थी वो होयसल्स की राजधानी हुआ करती थी और देवगिरी, उस समय पर इस नगर का नाम देवगिरी हुआ करता था, जिसका प्रेजेंट डे नाम दौलताबाद है, क्योंकि इसी रीजन में बाद में यादव डायनेस्टी को पराजित कर कर यहाँ पर शासन एस्टेब्लिश होगा दिल्ली सल्तनत का। तो दिल्ली सल्तनत के शासन काल में देवगिरी का नाम दौलताबाद चेंज हो जाता है, पर मध्य युग में देवगिरी यादव डायनेस्टी की राजधानी हुआ करती थी। काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल, मध्य युग के समय काल में ही वारंगल में काकतीय डायनेस्टी का शासन हुआ करता था और इस डायनेस्टी के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है प्रोला सेकंड को। उसके बाद इस डायनेस्टी में रुद्र, महादेव, गणपति देव, रुद्रमा देवी और प्रताप रुद्र देव जैसे कई शासक होते हैं। गणपति देव का शासनकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि इस डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली शासक में से एक गिने जाते हैं। उसके अलावा रुद्रमा देवी, जिन्होंने शासिका के रूप में मध्य युग में अपने राज्य पर शासन किया था। हमें इतिहास में बहुत ही कम ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं कि जब स्त्री शासिकाओं ने सफलतापूर्वक किसी राज्य पर शासन किया हो। तो उनमें से एक थी रुद्रमा देवी, जो कि काकतीय डायनेस्टी से बिलोंग करती थी वारंगल में। और इतिहास में वारंगल का नाम एक और रीजन से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि जो आप विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर डायमंड के बारे में सुनते हैं वो सबसे पहले प्राप्त हुआ था वारंगल में ही। तो वारंगल के राजाओं के पास कोहिनूर डायमंड हुआ करता था। बाद में चलकर जब दिल्ली सल्तनत का आक्रमण होता है और उनका शासन इंडिया के मेजर पार्ट्स में एस्टेब्लिश हो जाता है, तो वारंगल के शासकों के पास से
कोहिनूर डायमंड दिल्ली सल्तनत के शासकों के पास जाता है। उसके अलावा उस तरह वो डिफरेंट डिफरेंट डायनास्टीज के हाथों में जाता है। और वर्तमान समय में हम देखें तो कोहिनूर डायमंड ब्रिटेन की क्वीन के क्राउन में हमें देखने को मिलता था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कल्याणी चालुक्यस एम्पायर इन द साउथ, न्यू किंगडम्स इमर्ज्ड देयर। These included Kakatiya of Warangal also. They ruled over the land between Krishna and Kaveri rivers. Warangal was their capital. तो जब कल्याणी के चालुक्यों की तीसरी शाखा का अंत होता है तो उसी रीजन में जो काफी सारी डायनेस्टीज इमर्ज होती है उनमें से एक थे काकतीय डायनेस्टी। और काकतीय डायनेस्टी ने जो कृष्णा और कावेरी रिवर का बीच का क्षेत्र है वहां पर शासन किया था। और वारंगल इनकी राजधानी हुआ करती थी। इन्होंने भी अपने समय काल में काफी सारे स्थापत्यों का निर्माण करवाया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कीर्ति तोरण, जो कि एंट्रेंस है स्वयंभू शिव टेम्पल का। और उसके अलावा दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि रिमेन्स ऑफ ग्रेट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। शिव जी को समर्पित एक विशाल मंदिर हुआ करता था, उसके अभी कुछ रिमेन्स ही वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। तो काकतीय डायनेस्टी जिन्होंने वारंगल में रूल किया वो भी साउथ की डायनेस्टीज में एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हुआ करती थी मिडीवल पीरियड की। और काकतीय डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट स्थापत्य की बात करें तो वह है काकतीय रुद्रेश्वरा रामप्पा टेम्पल, जो कि तेलंगाना में स्थित है। और 2021 में इस टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में समाविष्ट किया गया है। इस टेम्पल का निर्माण गणपति देव के शासनकाल के दौरान करवाया गया था। इस मंदिर को काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और इसी को हम रामप्पा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण काकतीय डायनेस्टी जो कि वारंगल में शासन करती थी उनके द्वारा करवाया गया था। आगे हम देखते हैं पल्लव डायनेस्टी के बारे में। सिंह विष्णु इस डायनेस्टी के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इसी डायनेस्टी में महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकंड, नरसिंह वर्मन सेकंड जैसे कई प्रतापी शासक हमें देखने को मिलते हैं। और आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि जिस रीजन में जो चोल डायनेस्टी का शासन हुआ करता था उसी रीजन में पल्लव डायनेस्टी इमर्ज होती है। तो जैसे राष्ट्रकूटों का संघर्ष चलता रहता था चालुक्यों के साथ, उसी तरह चोल डायनेस्टी का संघर्ष चलता रहता था पल्लव डायनेस्टी के साथ। तो कभी वे शासन करते थे तो दूसरी डायनेस्टी उनके सामंत हुआ करते थे। जब दूसरी डायनेस्टी सत्ता में आ जाती थी तो जो रूल कर रहे थे वे उनके सामंत हो जाते थे। वन मोर सच इंपॉर्टेंट डायनेस्टी वॉज द पल्लव डायनेस्टी। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय बप्पदेव। देयर कैपिटल वॉज एट कांचीपुरम। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। तो साउथ इंडिया रीजन की डायनेस्टीज में से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है पल्लव डायनेस्टी। और बप्पदेव इनके संस्थापक माने जाते हैं। हालांकि मध्य युग में इस डायनेस्टी के साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु माने जाते हैं। और पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम हुआ करती थी। इस डायनेस्टी में महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम जैसे कई इंपॉर्टेंट शासक हुए। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि इन्हीं महेंद्र वर्मन का शासन जब पल्लव डायनेस्टी में हुआ करता था, इनके समकालीन थे पुलकेशी सेकंड। और पुलकेशी सेकंड ने महेंद्र वर्मन फर्स्ट पे आक्रमण करके जो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम उसको अपने अधीन कर लिया था। और पुलकेशी सेकंड ने उपाधि धारण की थी कांची कोंड की। पर बाद में जब नरसिंह वर्मन शासक बनते हैं तो उन्होंने पुलकेशी सेकंड को युद्ध में पराजित करके जो चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी वातापी उसको अपने अधीन किया। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने उपाधि धारण की थी वातापी कोंड की। तो पल्लव डायनेस्टी में भी काफी इंपॉर्टेंट शासक हुए और उन्होंने काफी सारे स्थापत्य निर्माण भी करवाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाबलीपुरम पंच पांडव रथस, जिसका निर्माण कार्य नरसिंह वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में हुआ है। उसके अलावा कांचीपुरम कैलाशनाथ टेम्पल, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड के शासनकाल में हुआ है। चोल डायनेस्टी, द रीजन वेयर तांजोर, तिरुचिरापल्ली एंड पुडुकोट्टाई आर लोकेटेड, चोलामंडल रूल्ड देयर ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड। तो तांजोर और तिरुचिरापल्ली रीजन में मिडीवल पीरियड में
चोल डायनेस्टी का शासन हुआ करता था। और इस डायनेस्टी के मध्य युग में संस्थापक माने जाते हैं विजयालय चोल। इसी डायनेस्टी में आगे चलकर आदित्य फर्स्ट, परांतक फर्स्ट और उसके बाद परांतक सेकंड, उत्तम चोल, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट एंड राजाधिराज फर्स्ट जैसे कई शक्तिशाली शासक हमें देखने को मिलते हैं। तांजोर वॉज देयर कैपिटल। राजराज फर्स्ट, राजाधिराज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट वर द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ द चोल डायनेस्टी। तो तांजोर चोल डायनेस्टी की राजधानी हुआ करती थी। हालांकि जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, चोल डायनेस्टी ने सिर्फ मिडिवल पीरियड में शासन नहीं किया, बिफोर क्राइस्ट के समय काल से ये वहां पर शासन किया करते थे। बीच में कुछ ऐसे वर्ष आते हैं जब इनका शासन कमजोर हो जाता है और ये वहां के शासक नहीं रहते, पर मिडिवल पीरियड में फिर से इन्होंने अपना शासन, अपना साम्राज्य वहां पर एस्टेब्लिश किया था। तो पहले का जब इनका पीरियड था शासनकाल का, उस समय उरैयूर इनकी कैपिटल हुआ करती थी। और जब सेकंड फेज इनका आता है तब तांजोर इनकी राजधानी हुआ करती थी मिडिवल पीरियड में। इस डायनेस्टी के ताकतवर शासकों में जैसे कि राजराज फर्स्ट हैं। तो राजराज प्रथम के समय चोल डायनेस्टी का संघर्ष चल रहा था कल्याणी के चालुक्यों के साथ। तो कल्याणी के चालुक्यों में जैसे कि हमने पहले आपको बताया, तेलप द्वितीय उनके संस्थापक थे। उनके बाद कई शासक होते हैं और उस समय सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर फर्स्ट जब चालुक्यों के शासक बनते हैं तो सोमेश्वर फर्स्ट बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। उस समय पर चालुक्यों का परमारों के साथ भी संघर्ष चल रहा था और सोमेश्वर फर्स्ट ने युद्ध में राजा भोज तक को पराजित कर दिया था। पर बाद में जब सोमेश्वर फर्स्ट का काफी सारा संघर्ष होता है राजराज फर्स्ट के साथ, तो इतने युद्ध संघर्षों से हताश होकर अंत में सोमेश्वर फर्स्ट, जिन्होंने एक समय पर राजा भोज को भी पराजित किया था, वो राजराज फर्स्ट के सामने युद्धों में हताश होकर अंत में सोमेश्वर प्रथम तुंगभद्रा नदी के पास जाकर जल समाधि लेकर अपना प्राण त्याग देते हैं। तो राजराज फर्स्ट बहुत ही शक्तिशाली और इम्पोर्टेंट शासक हुआ करते थे। उसके अलावा राजाधिराज फर्स्ट, तो ये वे शासक थे कि जिन्होंने श्रीलंका तक पर आक्रमण करके काफी सारा जो रीजन है वो अपने अधिकार में कर लिया था। और बाद में चलकर जब राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र चोल जब शासक बनते हैं तो इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका पे आक्रमण करके उनका जो संपूर्ण रीजन है वो अपने अधिकार में कर लिया था। और चोल डायनेस्टी ही वह डायनेस्टी थी जिनकी नेवल पावर सबसे ज्यादा हुआ करती थी। इन्होंने मध्य युग में ही नेवी का गठन किया था और कई सारे विदेशी प्रदेशों पर आक्रमण करके वहां पर जीत हासिल की थी। और काफी सारे आउट ऑफ इंडिया के रीजन में भी इनका शासन हुआ करता था। और इनके स्थापत्य की बात करें तो बृहदेश्वरा टेम्पल, जो कि शिवजी को समर्पित टेम्पल है, इसका निर्माण कार्य राजराज फर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। तो बृहदेश्वरा टेम्पल चोल डायनेस्टी के स्थापत्यों में से वन ऑफ द मेजर स्थापत्य है। उसके अलावा राजेंद्र फर्स्ट ने अपने शासनकाल में गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नगर की स्थापना भी की थी। पांड्य डायनेस्टी, वन मोर सच एंशियंट साउथ इंडियन डायनेस्टी वॉज पांड्य। द पांड्य किंगडम वॉज स्मॉल बट इट वॉज लार्ज सेंटर ऑफ ट्रेड। तो मध्य युग के भारत के इतिहास की जो दक्षिण भारत की जितनी भी डायनेस्टीज है उनमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डायनेस्टी हुआ करती थी पांड्य डायनेस्टी। और इनका किंगडम बहुत ही वास्ट नहीं हुआ करता था, पर इनकी जो सिटीज थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, यानी कि व्यापार के लिए। आप यहाँ पर पांड्य किंगडम के समय काल का कॉइन भी देख सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि पहले हमने आपको बताया था कि पांड्य डायनेस्टी की जो राजधानी हुआ करती थी मदुराई, तो मदुराई में ही संगम काल के समय काल में जो अलग अलग डायनास्टी से जो काफी सारे विद्वान आते थे उनकी जो बैठक होती थी, सबसे ज्यादा बैठक हमें पांड्य डायनेस्टी की राजधानी मदुराई में ही देखने को मिलती है। आगे हम देखते हैं चेर डायनेस्टी के बारे में। एट दैट टाइम वन ऑफ रीजन्स विच गोट सेपरेटेड फ्रॉम तमिल was ruled by Chera dynasty. Another name of Chera is Kerala or Malayalam. Ayan was the first ruler of Chera dynasty.
एंड सेतुंगवन वॉज द बेस्ट ऑफ चेरा रूलर्स। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि जो वर्तमान में मलयालम का रीजन यानी कि जो केरला स्टेट है, वहां पर उसी रीजन में मिडीवल पीरियड में शासन किया करते थी चेर डायनेस्टी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डायनेस्टीज है उनके सिंबल्स भी हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं कि चेर डायनेस्टी का सिंबल था बो एंड एरो, चोल डायनेस्टी का टाइगर और पांड्य डायनेस्टी का टू फिश। और इस डायनेस्टी के प्रथम शासक थे अयान, और सेतुंगवन चेर डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली सबसे ताकतवर शासक हुआ करते थे। सेतुंगवन के समय काल में इन्होंने अपने एम्बेसडर को यानी कि राजदूत को भेजा था चाइना तक। यानी कि जो राजा विदेशों तक अपने राजदूतों को भेज रहा है, अन्य देशों के साथ राजनीतिक और व्यापारिक संबंध है उनके, तो निश्चित रूप से सेतुंगवन एक शक्तिशाली शासक हुआ करते थे चेर डायनेस्टी के, जो कि वर्तमान में केरला स्टेट का रीजन है।